अगर मैं आपके सामने आसिफ शेख, दीपेंद्र सिंह आयरी, संदीप लामेशाने, अनिल शाह और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो नेपाल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेपाल की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में कहूं कि यार ये रिप्लेस हो जाएंगे किसी और प्लेयर के नाम से, तो शायद आप सुन करके जो इंडिविजुअल्स के मैंने नाम लिए, हो सकता है जो इनके अपने अपने फैंस हैं वो सुन करके कहें कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, मतलब आयरी को रिप्लेस नहीं कर सकते, आप संदीप को रिप्लेस नहीं कर सकते, आप आसिफ को रिप्लेस नहीं कर सकते, आप अनिल शाह को रिप्लेस नहीं कर सकते। हो सकता है सबके अपने अपने तर्क होंगे, सबके अपने अपने एक्सक्यूजेस होंगे, सबके अपने अपने रीजंस होंगे, लेकिन ये जो कैंप है ना भाई, इस कैंप में प्लेयर्स को जो एक अलग से मोटिवेशन मिला है वो मानो यही मिला है कि आप इनको भी रिप्लेस कर सकते हो। आप देखो ये कैंप रखा इसीलिए, कल मैंने आज सुबह इनफैक्ट जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें जब स्टुअर्ट लॉ के बारे में आपसे बात कर रहा था, जहां पर स्टुअर्ट लॉ ने कहा था इस कैंप का रीजन ये है कि भैया आगे आने वाले टाइम में जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे उनकी जगह पर ये जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप जाकर के ईशान पांडे या फिर यूं कहूं डॉक्टर ईशान पांडे जैसे प्लेयर को कह दो कि आप जो है वो नेपाल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बस परफॉर्म करते रहो और ये मत सोचो कि आपको रिप्लेस किससे करना है, ये मत सोचो कि यार कहां मैं कहां अनिल शाह, मैं अनिल शाह को थोड़ी रिप्लेस करूंगा, या कहां मैं कहां दीपेंद्र सिंह आयरी, या कहां मैं कहां आसिफ शेख, या किसी भी प्लेयर, मैं किसी पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नाम की बात कर रहा हूं कि अगर आप उनसे बोलो तो वो बोलेंगे नहीं यार पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्ट्रेट लॉ ने आते ही कहा कि भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं और कोचेस की तरह नहीं हूं, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे और आपसे बेहतर कोई परफॉर्म कर रहा होगा तो वो टीम में होगा। यहां पर वो केस नहीं होगा कि आप परफॉर्म ना भी करो, लगातार मैचेस खेलते जाओ लेकिन आपको जगह मिलती रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस से फर्क नहीं पड़ता। अब आज देखो आप, जब हम ये रेड ब्लू ग्रीन इनके मैचेस देख रहे हैं, हालांकि मैच कंप्लीट नहीं हुआ, मैच अबैंडन हो गया, बारिश हो गई, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें निकल कर आई। सबसे पहले सबसे अच्छी चीज की भैया कुशल बुटेल जो है वो रन कर रहे हैं। यस, कुशल बुटेल हालांकि कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुशल जो है वो स्टार्ट लेते। और अगर आपने नोटिस करा कुशल के गेम, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि कुशल के गेम में क्या आपने डिफरेंस नोटिस करा, क्या आपने ये नोटिस करा कि कुशल जो है वो स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दे रहे हैं, कुशल जो है वो ज्यादा उठपटांग शॉट की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो अब ध्यान दे रहे हैं कि भैया हम नीचे ग्राउंडेड मारकर भी सिंगल डबल कर सकते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी ज्यादा दिख रही है। क्या ये स्ट्रेट लॉ के आने की वजह, बिकॉज देखो एक बात हमें पता है कि सारा मेंटल गेम होता है, आपको भी ये पता है कि सारा का सारा मेंटल गेम होता है। क्यों अक्सर ऐसा होता है कि एक प्लेयर जो सेंचुरी मारता है उसके बाद आप नोटिस करना, अक्सर प्लेयर का डिसमिसल जो सेंचुरी मारता है उसका 103, 105, 108, 102 इस पर काफी डिसमिसल्स होते हैं। रीजन सिर्फ ये है कि उनके माइंड में एक माइलस्टोन होता है कि भाई 90s पहुंच गया, सेंचुरी कर रहे हैं, और जैसे ही वो सेंचुरी टच करते हैं वो यहां से फ्री हो जाते हैं कि चलो भैया एक बड़ा काम हो गया, रिलैक्स हो गया, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा फ्री होकर खेलने की कोशिश करते हैं और काफी बार अपने विकेट दे देते। इसीलिए बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो सेंचुरी से डबल सेंचुरी तक जा पाते हैं। आप सेंचुरी की लिस्ट निकालना और डबल सेंचुरी की लिस्ट निकालना, आप देखना डिफरेंस कितना होगा। सेंचुरी की लिस्ट बहुत सारी और डबल सेंचुरी इतनी सी, क्योंकि उसमें मेंटल गेम होता है कि भाई सेंचुरी से भी आप खुश नहीं हो कि नहीं। बहुत कम प्लेयर होते हैं जो सेंचुरी मारकर कहते हैं नहीं भैया मैं खुश नहीं हूं, मेरे को डबल सेंचुरी लगानी, डैडी 100 लगाना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। सो आज जब आप नेपाल के इन प्लेयर्स को देख रहे हो जिनको बैकिंग मिल गई है, जिनको ये कह दिया गया कि भैया आप परफॉर्म करो, आपको टीम में जगह मैं दूंगा, जब ये मेंटल गेम स्ट्रांग हो जाता है ना तो टीम की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा तब्दीली आती है। आप मैचेस की तरफ अगर देखो भाई, कुशल बुटेल 52 बॉल में 46 रन, अगर इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन ऐड हो जाएगा तो कुशल दोबारा से वो खतरनाक वाले कुशल, या दोबारा से क्या, कुशल एक नए अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में बढ़िया कुशल बुटेल दिखेंगे। केरन थांगुना 47 रन करते हैं, आप सोचो दोनों एक वेल डिजर्व हाफ सेंचुरी मिस करते हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम जैसे दीपेंद्र सिंह आयरी एक बार फिर से फ्लॉप होकर जाते हैं, कुछ बड़े नाम जैसे आसिफ एक बार फिर से फ्लॉप होकर जाते हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो यस, आने वाले टाइम में हो सकता है आप ओडीआई से कुछ बड़े नाम को माइनस होते हुए देखो। खैर, अगर आप नेपाल ब्लू वर्सेस दीपेंद्र आयरी की नेपाल येलो के बारे में बात करोगे तो एक टाइम पर नेपाल येलो की 145 पर 5 थी, लग रहा था कि एक फिर छोटा टोटल होगा, जल्दी जल्दी विकेट गिर जाएगी, लेकिन इवेंचुअली 236 पर पहुंच जाते हो 9 विकेट की लॉस पर, जो समवेयर ऐसा लग रहा था 250 तक टोटल चला जाएगा, जो कि बुरा टोटल नहीं है। सो यस, 150 के आसपास में टीम जहां पर 5-6 विकेट पर थी, आई थिंक 151 पर 6 विकेट डाउन था, और आप उसको 80 रन उसमें और ऐड कर देते हो, ये भी काफी तारीफ की बात है। लेकिन जब आप स्कोर्स की तरफ देखते हो तो सबसे पहले यूल सी कुशल बुटेल 46 रन, अगर ये थोड़े से और आगे तक निकले आने वाले मैचेस में तो अच्छा लगेगा देख करके, बिकॉज ये नेपाल का टॉप ऑर्डर प्लेयर, इसलिए नहीं कि ब्लू
ग्रीन रेड व्हाइट किससे खेल रहा है? फर्क इसलिए क्योंकि भाई जब आप नेपाल से खेलते हुए ना देखोगे तो उस टाइम पर ये नेपाल के ड्रेस में होंगे और आप चाहोगे कि भैया रन्स करें, सारे रन्स करें जो भी यहां से सेलेक्ट होकर जाए। तो सबसे पहले दीपेंद्र सिंह आई 46 रन, सब सॉरी कुशल बुटेल 46 रन, एवरीवन इज हैप्पी। चलो भाई, कुशल पिछले साल जितना उनका खराब गया था, इस साल ऑलमोस्ट हर मैच में, हर टूर्नामेंट में आकर के वो रन्स कर रहे हैं, अ वेरी गुड साइन। दीपेंद्र सिंह आयरी रन्स नहीं कर रहे हैं, पिछले मैच में रन्स नहीं आए, इस मैच में रन्स नहीं आए, एंड इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दीपेंद्र आयरी को लेकर के अक्सर ये बात होती है भैया ओडीआई में ये कुछ काम जो जो आप टी20 में करते हो वो ओडीआईज में नहीं कर पाते। सो यस, यहाँ परफॉर्मेंस नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ नहीं आएगी तो आपको बिठा दिया जाएगा, आपको यूके, ऑब्वियसली आप यूके जाओगे, आप एक बहुत एक ऐसे प्लेयर हो जो टीम में चाहिए, तो आप हो सकता है यूके जाओ, लेकिन यहां पर अगर परफॉर्मेंस ज्यादा खराब हो जाएगी तो ये आपके पुराने वाले कोच नहीं है। ये जो कोच हैं ये थोड़े से अलग हैं। ये वैसे नहीं है कि जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस नहीं भी करी, या फिर आप किसी का एग्जांपल ले लो जिसकी बहुत सारी परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बावजूद मॉन्टे डिसाई के साथ वो ट्रैवल करते थे। ये वाले कोच थोड़े अलग हैं भाई। परफॉर्मेंस नहीं आई तो शायद आपका नाम नहीं देखा जाएगा, सिर्फ परफॉर्मेंस नंबर देखा जाएगा, नाम नहीं देखा जाएगा कि आगे दीपेंद्र आयरी लिखा है या संदीप लामिछाने ने लिखा है या अनिल शाह लिखा है या आसिफ शेख लिखा हुआ है। देखा जाएगा कि भाई रन कौन कर रहा है। ईशान पांडे रन कर रहे हैं, टीम में आ गए। जो रन्स नहीं, दिलीप नाथ रन्स कर रहे हैं, टीम में आ गए। भीमशर्की रन्स कर रहे हैं, टीम में आ गए। और अगर रन्स रेगुलर कर रहे हैं फिर तो भाई ऑब्वियसली टीम में आ गए। बशीर अहमद रन्स कर रहे हैं, टीम में आ गए। सो ये अब ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा कि अगर मैं कहूं कि बड़े नाम टीम से बाहर निकलते हैं तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि एक नई नेपाल की टीम तैयार हो रही है, एक न्यू टीम इज इन द मेकिंग। और अगर ऐसा होता है तो यस, इनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा और जब रन्स आप करके जाते हो तो वो कॉन्फिडेंस काफी काम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी टीम बदल दो, नहीं, बिकॉज पूरी टीम बदलना हमेशा नुकसान का सौदा होता है। बिकॉज आप एक इट्स लाइक आप नई टीम ही लेकर जा रहे हो, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता वहां पर। आप कुछ सीनियर प्लेयर को लेकर जाना चाहते हो, बिकॉज सिर्फ कोच काफी नहीं होता। आपको चाहिए कि भाई एक करण केसी जैसा गेंदबाज हो जो कि अच्छी गेंदबाजी करे। आप चाहिए कि एक सोमपाल कामी जैसा गेंदबाज हो, बिकॉज वो काफी एक्सपीरियंस। आप चाहते हो कुछ ऐसे प्लेयर हो जो टीम को, प्लेयर्स को पुश करें। सो यस, वो होंगे, लेकिन कौन होंगे, कितने होंगे, इस कैंप के बाद वो कहानी आपके सामने आ जाएगी। आज जब 152 पर 6 के बाद बिशल, रुपेश और कमाल सिंह आयरी के वो जो थोड़े थोड़े कैमियोज आए जहां पर आपने लगभग 80 रन ऐड कर दिया, ये नेपाल टीम को भी चाहिए। हमने काफी बार देखा है कि कोलैप्स होता है फिर नीचे से रन्स ऐड नहीं होते। अगर नेपाल क्रिकेट टीम 152 फॉर 6 है तो वहां से वो 180 पर ऑल आउट हो जाएगी, वो नीचे से ऐड ऑन नहीं होगा। कोलैप्स का मतलब है खत्म। लेकिन जब आप नीचे आकर के 20 रन, 30 रन, 40 रन ऐड कर देते हो और टीम जहां पर 150 पर खत्म होते हुए दिख रही थी वही वो 250 पर जाती है, तो ये टीम की स्ट्रेंथ बताता है, टीम का डेप्थ बताता है। और यही चीज है जो इस पर्टिकुलर कैंप वाले मैचेस से आगे निकल कर आएगी। खैर, नेपाल ब्लू की तरफ से अगर आप देखोगे तो करण केसी ने अच्छी गेंदबाजी करी। आप गुलशन को देखो, गुलशन आकर गुलशन ने गेंदबाजी करी। हेमंत धामी उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी। रन ज्यादा लीक नहीं करे, 10 ओवर 39 रन, 1 विकेट, 3.9 की इकोनॉमी। करण केसी 10 ओवर 33 रन, 3 विकेट। वहीं गुलशन दिख रही है यार। गुलशन अगेन मैं बोलूंगा कि गुलशन जो है वो अगर बैट से रन नहीं कर पाएंगे, हालांकि आज मौका नहीं मिला, बैट से अगर रन नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ बॉल उनके लिए काफी नहीं, उनको बैट से भी कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। वहीं अगर आप रोहित पौडेल की तरफ देखोगे, 4 ओवर 23 रन, 1 विकेट। रोहित मौका नहीं मिला, आगे मौका मिलेगा, बट वी वांट रन्स फ्रॉम यू। क्योंकि भैया अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि रोहित जो है वो अभी शायद चेंज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज कोच ने कहा कि रोहित के साथ मिल करके काम करना है, इस टीम के लिए कप्तान और कोच को मिल करके काम करना है। सो बातों से ऐसा लगा कि रोहित फिलहाल चेंज नहीं हो रहा, और अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो रोहित के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। मैच आधा आधा हुआ, इसलिए आप मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते हो, आप प्लेयर्स के बारे में बात कर सकते हो कि भैया किस तरह से आकर के आज ईशान पांडे ने क्रूशल पारी खेली। 2 दिन हुए हैं और 2 सेंचुरी आपके सामने आ गई है। 2 दिन में अगर 2 सेंचुरी आ रही है तो ये पॉजिटिव साइंस है नेपाल के लिए कि भैया आपके पास बैटर्स जो हैं वो लॉन्ग फॉर्मेट वाले हैं, वो 50 ओवर्स वाले हैं, और 50 ओवर्स वाले बैटर इस टीम को चाहिए। वहीं जब आप संदीप की नेपाल ग्रीन को देखते हो, 282 फॉर 5, और ऐसा लगा कि यार एक और 300 जो है वो हमारे सामने आने वाला है। हालांकि मैच जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन गेंदबाजों की तरफ से नंदन ने अच्छी गेंदबाजी करी, जो कि काफी अच्छा साइन है कि भैया नंदन आपको रोका ही, नंदन को रोका ही इसीलिए गया कि नंदन रुकेंगे, नंदन टीम के लिए परफॉर्म करें, नंदन टीम के मेन गेंदबाजों में से आएंगे, और नंदन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर टीम में आसिफ जैसे बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको रिप्लेस कर दिया जाए, बिकॉज आप सीनियर प्लेयर हो, आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आपके बैट से रन एक्सपेक्ट किया जाता है, वो भी तब जब आप नेपाल में ही खेल रहे हो, अपने ही प्लेयर्स के सामने खेल रहे हो।
ऐसा भी नहीं कोई नया प्लेयर है, कोई नया वेरिएशन, अपने ही प्लेयर्स के सामने खेल रहे हो और वहां पर अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर रखेगा। बट यस यार, ईशान पांडे हम देख रहे हैं, ईशान पांडे को आज से नहीं, मतलब जब से मैं देख रहा हूं तब से एनपीएल से देख रहा हूं, और एनपीएल में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने खेला तब भी अच्छी बल्लेबाजी की, यहां करके उन्होंने अच्छी बैटिंग की। सो ये जो कंसेक्यूटिव रन्स है ना, ये कंसेक्यूटिव रन्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्टर की आंखों में चढ़ा देते हैं कि भैया लगातार बंदा रन कर रहा है, अगर यहां पर भी आप टीम में नहीं रखते हो तो फिर सवाल आप पर जरूर उठेगा। सो मेरे हिसाब से अगर ईशान ने इस तरह की एक दो पारियां और खेल दी तो उनको यूके जाना चाहिए। अब हालांकि एक मैच से आप डिसाइड नहीं करते हो, बट यस एक दो पारियां और आ गई तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि आईपीएल में ईशान किशन की तरह कि भैया पहले मैच में तो आपने जबरदस्त कर दिया, फिर उसके बाद आपके सिंगल डिजिट में स्कोर्स आने लगे, वहां पर आप फिर उनको बैक भी नहीं कर पाते हो। सो यस, वी वुड वांट कि ईशान पांडे इस तरह की और कुछ पारियां खेलें, बिकॉज इनके पास वो स्किल सेट है जो नेपाल को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है। उसके बाद आज हमने देखा जिस तरह से दिलीप नाथ ने आकर के कंट्रीब्यूशन दिया, दिलीप नाथ और 89 पर 3 ऑलरेडी हो चुके थे, बट ईशान और दिलीप नाथ ने आकर के पार्टनरशिप करी और फिर एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा दिया। सो लेट्स सी कि ये जो बैट्समैन है, ये जो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, अभी 2 ही दिन हुए हैं और अभी दूसरा दिन तो पूरा हो भी नहीं पाया है, एक ही इनिंग हो पाई, तो आप ज्यादा उस पर कर नहीं सकते हो। बट जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई एक नई नेपाल बन सकती है अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेज आती रही। आप देखो परफॉर्मेंस सारी नए लड़कों से आ रही है, सारे नए लड़के परफॉर्म करके दे रहे हैं। एक कुशल बुटेल ही है जो बिट्स एंड पीसेस में सही, 40s में सही, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं। इधर करण केसी ने विकेट्स लिए हैं, वरना आप देखो उठ करके आपको सारे नए लड़के दिखेंगे, और अगर नए लड़के परफॉर्म इस तरह से करते रहेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि भैया सीनियर्स के लिए ट्रबल्स आ जाएंगी और नेपाल की एक नई टीम तैयार होते हुए दिखेगी। लेट्स सी कि क्या हमें जिस तरह से नंदन यादव को हम रेट कर रहे हैं, क्या नंदन यादव को वाकई स्टुअर्ट लॉ भी वैसे ही रेट करते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस काफी अच्छी। क्या प्रतीश जीसी की तरफ उसी तरह से देखा आता है, बिकॉज प्रतीश जीसी जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी, यहां पर भी ठीक है, बट आई नो के अप टू द मार्क काफी बार आप सोचते हो कुछ और थोड़ा सा कम रहता है। रन थोड़े से लीक जरूर किए, 8 ओवर में 43 रन, ओडीआई के हिसाब से आप चाहोगे कि थोड़ा सा और कम रहे, हालांकि 6 के अंडर ओडीआई इज गुड अगर आप 6 के अंडर रखते हो, बट आपकी वो टीम नहीं है जो 300 रन रेगुलरली बनाती है। तो आप कोशिश अपने एंड से ये करो कि जब आप गेंदबाजी कर रहे हो तो आप 4 के आसपास रहो, ताकि टीम ऑपोजिशन जो है वो 240-250 के आसपास में ही रुके। उसके बाद शाह आलम आज भी रन इनके भी थोड़े से लीक हुए, 9 ओवर 57 रन, 1 विकेट, और संदीप लामेशाने के भी रन थोड़े लीक हुए, हालांकि उनको आज विकेट नहीं मिला। सो यस, जैसा मैं कह रहा हूं कि भैया नए लड़के जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, नए लड़के जो हैं रन्स कर रहे हैं, नए लड़के जो हैं वो विकेट्स ले रहे हैं। सो क्या एक नया नेपाल, क्योंकि आप किसी एक का नाम नहीं लोगे, आप बशीर का नाम अलग से नहीं लोगे, आप ईशान का नाम फिलहाल अलग से नहीं लोगे, सेंचुरी जरूर की, आप पवन सराफ का नाम अलग से नहीं लोगे, लेकिन ये नाम जरूर लोगे, बिकॉज ये एक एक परफॉर्मेंसेज आ रही है। एक मैच में पवन सराफ परफॉर्म कर रहे हैं, एक में ईशान पांडे कर रहे हैं, एक में भीम शर्की कर रहे हैं। सो एक एक करके जो परफॉर्मेंस आ रही है ना, ये आपको इस कैंप के खत्म होने पर समझ में आ जाएगा कि कौन सा है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो पिछले 3-4 महीने से कर रहा है और इस कैंप में भी परफॉर्म किया। क्योंकि इस कैंप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोच सामने बैठा है, कोच पेपर उठाकर नहीं देखेगा, कोच रोहित से बात जरूर करेगा, पूछेगा जरूर, रोहित अपनी प्रेफरेंस बताएंगे, और रोहित जाहिर सी बात है बताएंगे उनका ही नाम जिनको वो पसंद करते हैं। लेकिन लेट्स से कि रोहित ने कहा कि नहीं यार प्रतीश जीसी नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, ओके ही है, उतना आप उतना बाहर मजेदार नहीं, हालांकि आप पेस कंडीशन में जाओगे, ग्रीन ग्रास पर गेंदबाजी करोगे, अच्छी मूवमेंट होगी। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर रोहित ने कहा कि नहीं मतलब ठीक है प्रतीश जी उतना अच्छे नहीं है, मुझे उतना नहीं कंफर्टेबल नहीं कहो, या फिर टीम में उतना सूटेबल नहीं कहो, जो भी अपना कैप्टन का अपना नजरिया होता है उस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये सूटेबल नहीं है, और आकर के जीसी ने ही इस कैंप में बवाल काट दिया, तो फिर रोहित कुछ नहीं कह पाएंगे, बिकॉज रोहित को अच्छे लगे ना लगे, अगर जीसी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनको ऑटोमेटिकली स्टुअर्ट जो है वो टीम में ले लेंगे। सो यस, यहां पर बिकॉज कोच आपके सामने है और कोच एक बदलाव की भावना से आएगी, भैया चेंजेस लाने हैं इस टीम में, इस टीम को T20 में क्वालिफाई कराना है वर्ल्ड कप में, इस टीम को CWC में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ले जाना है। सो ये जो सिचुएशन और ये जो माइंडसेट है, यहां पर एक अकेला कैप्टन या कोई एक अकेला प्लेयर जो है वो टीम नहीं बना सकता है, बिकॉज आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बड़ी है, और आपके सामने जब परफॉर्मेंस आएगी तो आप उनको ही पकड़कर लेकर जाओगे। सो लेट्स जस्ट सी कि अभी ये शुरुआत जो हुई है इसमें और कितने तरह के ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, कितनी तरह की परफॉर्मेंसेस आती है, क्या आसिफ परफॉर्म कर पाते हैं, क्या दीपेंद्र आयरी अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, क्या अनिल शाह अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, क्या संदीप लमेशाने आकर के वही टिपिकल विकेट टेकर संदीप लमेशाने बन पाते हैं, या फिर हमें एक नया नेपाल, एक नई नेपाल की टीम बनती हुई दिखेगी और एक नई टीम ट्रैवल करती हुई दिखेगी जिसमें 30-40% जो
हैं वो नए प्लेयर्स होंगे। अगर ऐसा होगा तो एक्साइटमेंट जरूर होगी कि भैया नए प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो पुराने वालों के लिए फिर कुछ नहीं, एक टाटा बाय बाय का नोट जाएगा और होगा कि आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, बिकॉज ये वाले फिलहाल तो नहीं हट रहे टीम से। खराब हो क्या लगता है क्या एक नई, अच्छा एक और जाते हैं बस एक बात का जवाब देते हैं आपके, अगर एक टीम बदलती है, बिकॉज कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमें प्लेयर्स से मतलब नहीं, हमें टीम से मतलब, अगर इन प्लेयर को आप हटा भी दो, नए प्लेयर्स को भी ले आओ, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग टीम। सो अगर टीम बदलती है तो आप किस हद तक के बदलाव के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हो कि संदीप टीम से बाहर जाएं? क्या आप तैयार हो कि आयरी टीम से बाहर जाएं? क्या आप तैयार हो कि गुलशन टीम से बाहर जाएं? या यूं कहूं कि क्या आप तैयार हो कि रोहित भी टीम से बाहर जाएं? क्या इन मेजर चेंजेस के लिए, या आसिफ या अनिल, कोई भी इन मेजर चेंजेस के लिए क्या आप तैयार हो? क्या तैयार हो एक नई नेपाल को देखने के लिए? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।